कल सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो किया गया है, जिसको लेकर जिनकी जमीनें गैर मुमकिन खड्ड, नाला या दरिया में आती है उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। लंबे अरसे से वो लोग अपनी इस चीज के लिए लड़ रहे थे कि क्या हमारे यहाँ हमारी जगह जो है, जहाँ इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, लैंड हमने खरीद ली है, ना हम उस पर लोन ले सकते हैं, ना कोई रजिस्ट्री का उस तरीके से प्रोसेस रहता है, ना हम उसे बेच सकते हैं। प्रॉब्लम लोगों में काफी ज्यादा चल रही थी और ये वो कॉलोनियां हैं जो पॉश कॉलोनियों में देखी जाती हैं। अब लंबे अरसे से लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन कल फैसला ये आया कि उसको लेकर एक 3 टायर कमेटी बनाई गई है और ये देखा जाएगा, सर्वे किया जाएगा और फिर से निशानदेही की जाएगी कि क्या वो सही में एरिया जो है वो खड्ड में आता है, नाले में आता है, या जो गैर मुमकिन अगर दरिया है उसमें आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं आता है तो फिर उन लोगों को राहत मिलने वाली है। ये बहुत सारी चीजें हैं, पेच की चीजें हैं और समझना आम व्यक्ति को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ना, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, वो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आगे से एक से जगह दूसरी जगह जो है वो घूमता रहता है। इसी चीज को देखते हुए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस पर हमें समझा सके, पूरे क्लियरिटी दे सके कि आखिर ये है क्या और किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी जो इतनी देर से पेच में अटके हुए थे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एडवोकेट हैं असीम कुमार साहनी जी। सब इन्हें जानते हैं और इन चीजों को लेकर ये अक्सर लड़ते हुए नजर आए हैं। इनसे बात करते हैं और पूरी ब्रीफली ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी, अभी तक जो रोका गया तो लोगों को कितना रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले ये समझना चाहेंगे, कल ये ऑर्डर आया है, क्या ये ऑर्डर है, ये क्या है, वो भी आपसे जानेंगे, और ये किन किन लोगों को आने वाले समय में राहत मिलने वाली है। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि कल जो निकला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक प्रेस नोट निकला है, ऑफिशियल प्रेस नोट, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की सदारत एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब कर रहे थे। उनके 2 एडवाइज़र राजीव राय भटनागर, फारूक खान, चीफ सेक्रेटरी श्री ए के मेहता, उनके पीएस श्री नितेश्वर कुमार, और मेरे ख्याल से और भी अफसरान बैठे थे जो हमने प्रेस नोट पढ़ा है। अब देखिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन को आगे गवर्नमेंट ऑर्डर बनना होता है अंडर द बिजनेस रूल्स। लेकिन सबसे अच्छी बात, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि एक मैं शेर से शुरू करना चाहूंगा इससे पहले कि आपकी पब्लिक को पता चले। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इससे मेरा मतलब यह है कि इसका बैकग्राउंड, जो लोग इससे सताए गए हैं, जो परेशान हैं, जो ऑलरेडी लिटिगेशन में हैं, वो बहुत देर से दुखी। अगर आप जरा गूगल करके देखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू लॉज ऐसे हैं, टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं जिन पर बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, खासकर J&K की, क्योंकि लोकल लॉज हैं। अब आप बाहर पंजाब में या दिल्ली में या बॉम्बे में जो आदमी वकील पढ़ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहुत बड़ा बैरिस्टर होगा, उसको भी गैर मुमकिन खड्ड समझ नहीं आएगी। गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला क्या है, क्योंकि हमारी अपनी लोकल टर्मिनोलॉजी है। और हमारी लोकल टर्मिनोलॉजी वरियाल अव्वल, वरियाल दोयम, बंजर कदीम, ये इस किस्म की टर्मिनोलॉजी है जो लोकल लॉज में आती है। अब मैं आपको मुख्तसर बात समझाऊंगा कि ये आज तक 2010 से लेकर 2014 तक आप ये देखेंगे कि गैर मुमकिन खड्ड का कोई इशू ही नहीं था। ये कहीं 2014 के बाद आया। और वो क्यों आया? ये कोई जगह सरकार है जो आपने कब्जा कर ली, या कोई जैसे रोशनी लैंड्स का एक टैबू है, क्या वो है? तो रोशनी से पहले पहले ये भी आ चुका था। अब इसका बैकग्राउंड क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमारे J&K में, क्योंकि J&K प्लेन एरिया नहीं है, कुछ पोर्शन छोड़ के हमारे पहाड़ी एरिया, जिसमें नाले, दरिया, गॉर्जेस और ढलान है, चढ़ाई है, फिर पहाड़ है, लोअर हिमालयाज, अपर हिमालयाज ऐसे कहते हैं, जो इनको जियोलॉजिकली स्टडी करते हैं, जियोग्राफिकली एंड जियोलॉजिकली। अब हमारे यहाँ पर आप लेट्स थे, आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में सही कहा, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज बनना शुरू हो गई आफ्टर सर्टेन पीरियड। क्योंकि जम्मू पहले महदूद था सिर्फ जम्मू सिटी, कनक मंडी, पक्काडंगा, ये पुराना सिटी जो मुबारक मंडी के आगे पीछे था, उस्ताद मोहल्ला, दलपतिया मोहल्ला, ये सारे धीरे धीरे जम्मू बढ़ना शुरू हो गए। उस तरफ आप चल गए जानीपुर, बंतला, बीरपुर, कोट बलवाल की तरफ। इस तरफ आप बढ़ गए, वहां तवी के छोटी तवी, निक्की तवी, और जो एरिया आगे गोल गुजराल तक पहुंच गए। फिर मड ब्लॉक को आपने कनेक्ट कर दिया, वहां से निक्की सतवारी एरिया चले गए, सतवारी पर। यहां पर आप कहां आ गए? गांधीनगर, जो तवी के किनारे वाला पोर्शन था, बड़ा पॉश एरिया था। तब पुराने लोगों से पूछो तो वो कहते हैं यहाँ तो यार हाँ भूत थे, यहाँ कोई आता ही नहीं था, यहाँ कोई प्लॉट नहीं लेना चाहता था। आज उन प्लॉटों की वैल्यू सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। फिर आगे बढ़ाया इन्होंने त्रिकुटा नगर, फिर छन्नी हिम्मत, फिर सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश प्राइवेट कॉलोनीज बनी। दिल्ली वाली साइड अब चले गए, अब आप कुंजवानी और बीरपुर तक तो JDA ने कॉलोनीज बना दी। अब अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर आप इनके पुराने लट्ठे रेवेन्यू के खोल के देखोगे और कॉलोनी के बनने से पहले इसका स्टेटस चेक करोगे, तो मेरे ख्याल से कई जगहों पे 40 साल पहले सेटलमेंट जो हुई है
जो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजीज में इसको आप टाइम टू टाइम जमाबंदी कहते हैं, इंतकाल कहते हैं, बड़ी सारी टर्मिनोलॉजी। तो जो सेटलमेंट ऑपरेशन हुआ है उस सेटलमेंट ऑपरेशन में गैर मुमकिन खड लिखा गया था इन जगहों को, ठीक है जी, कई सारी जगहों को, जैसे चौहादी, सैनिक कॉलोनी, इन एरियाज को ले लो, इवन की मेरे ख्याल से छनी हिम्मत या हमारा हाईकोर्ट जहां बना है वो भी ढलान उठलान है, पहाड़ी इलाका लगता है, वो या वो फॉरेस्ट होगा, जंगलात होगा, या वो स्टेट लैंड होगी, या वो खड होगा, तो ऐसे करके ही होगा। अब हुआ क्या कि पीछे तक लोगों ने रजिस्ट्रियां भी करवाई, लोग बेचते भी थे, खरीदते भी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक क्या हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो थी नहीं, प्रॉब्लम तो एग्रीकल्चर लैंड पे थी कि चंक नहीं बेच सकते, अब दफा 4(8) का जिस पे इंतकाल है वो नहीं बेच सकते। प्रॉब्लम ये हुई कि 2010 में, क्योंकि हमारा वाटर रिसोर्सेज को लेकर झगड़ा था, वाटर को लेके, नदियों को लेके, तब गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने NHPC पे, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन पे टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा हमारा तो MOU है गवर्नमेंट के साथ, हम बिजली बनाते हैं, हम जो है आपको क्यों देंगे। उन्होंने कहा, एक लेजिस्लेचर ने, असेंबली ने कानून पास किया, J&K वाटर रिसोर्सेज एक्ट 2010। अब समझिए 2010 में वो कानून आया। पर्पज उसका मोटा मोटा ये था कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज, अपने नाली, अपने दरिया, अपने उनको ओन करना चाहते हैं और उस पर टैक्स लगाना चाहते थे, बेसिकली पर्पज उनका होता। लेकिन उसमें उन्होंने काफी सारे डाल दिए, क्रिमिनल ऑफेंसेस भी बना दिए। अगर आप नाले को गंदा करते हो, जहां पानी बह रहा है ताजा, जहां वाटर कोर्स क्या है, वाटर कोर्स के साथ उन्होंने वाटर डिफाइन कर दिया, वाटर कोर्स डिफाइन कर दिया। अब टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये बताऊंगा, एक डेफिनेशन आती है सेक्शन 2ZZC, ठीक है जी, उसमें वाटर कोर्स डिफाइंड है। वाटर कोर्स में एक वर्ड लिख दिया गया, रिवुलेट, कोर्स, खड, एक उर्दू टर्मिनोलॉजी वर्ड खड है, लेकिन वो इंग्लिश लॉ में खड लिख दिया गया। अब वो खड लिख दिया गया तो बाद में ये लिखा कि जो भी वाटर कोर्स होंगे वो स्टेट प्रॉपर्टी होगी, यानी कि हुकूमत की प्रॉपर्टी होगी। अब आपका वाटर भी हुकूमत हो गया, वाटर कोर्स भी हुकूमत हो गया ना, आप वाटर, तो इन्होंने इमीडिएटली उस पर क्या किया, उसमें पावर एक्सरसाइज की, वो इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, जल शक्ति, PHE, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट वो है, क्योंकि हर लॉ के पीछे एक पेरेंट डिपार्टमेंट होता है कि किसका बेबी है। वो लगाता तो लॉ डिपार्टमेंट है, नंबर, लॉ एंड जस्टिस, लेकिन वो हर डिपार्टमेंट का होता है। अब ये PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल का केस था। अल्टीमेटली इस पे नंबर भी लग गया, कानून बन भी गया, लेजिस्लेचर SRO भी इशू हो गया, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट भी आ गई, रूल्स भी बनना स्टार्ट हो गए। एक 2014 में चलते चलते PIL आती है। पहले PIL आई तवी को बचाने को लेके कि तवी में लोग गंदा कर रहे हैं, तवी में लोग डेफिकेट करते हैं, यहाँ साइड पे कॉलोनीज बन गई हैं। तो मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या था मोडस, लेकिन वो एक आई और तवी को सेवियर के लिए अदालत ने शुरू कर दिया। साथ ही अब एक PIL आती है रशपाल सिंह वर्सेस स्टेट, और एक आती है बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट। बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट में मैं वकील था इंटरवीनर्स की तरफ से, इसलिए मुझे ज्यादा इस केस के बारे में पता है। तो 2014 में उसमें खंडपीठ जो है स्टे कर देता है कि इंटरिम स्टे पास कर देता है स्टेटस को। उसमें डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, देन हेडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस MM कुमार, जो बाद में रिटायर हो गए, उन्होंने ये कहा कि वाटर कोर्स, वाटर सोर्स, तवी के किनारे या ऐसे रिवर बॉडीज के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जैसा स्टेटस को है वैसा रहेगा। वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उन दिनों जो भी डिप्टी कमिश्नर थे या डिविजनल कमिश्नर थे, वहां ये ऑर्डर जैसे गए, ऑर्डर कंप्लायंस में ऑर्डर निकला, कंप्लायंस में ऑर्डर निकला, इवेंचुअली चलते 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 डाउन द लाइन नायब तहसीलदार पटवारी के पास ये ऑर्डर्स पहुंचे। बैकग्राउंड किसी को नहीं पता कि अदालत का ऑर्डर है, लेकिन चलते चलते DC साहब का ऑर्डर है जी, डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर है जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो यहां पर क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया, लेकिन ये किसी ने ऑर्डर पास नहीं किया कि फर्द इशू नहीं होगा। फर्द आप इशू कीजिए, सेल डीड कराइए, लेकिन कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो सकती। ये तो कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन इंटरप्रिटेशन ये थी कि स्टेटस को था, तो स्टेटस को में किसी अफसर ने इंटरप्रेट किया कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम फर्द भी नहीं देंगे। एनी हाउ वो बीच में चलता रहा, कुछ लोगों ने फर्द दिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, उनकी होने नहीं दी, फिर म्यूनसिपैलिटी में नहीं हो रही, कंप्लेंटें शुरू हो गई एज इफ कि आपकी स्टेट लैंड है। अब मेरे पास जो लोग आए वो कहते हैं साहब, मेरे क्लाइंट की उम्र उस वक्त शायद 85 या 88 रही होगी। वो कहता सर मैंने जिंदगी भर की कमाई एक प्लॉट में लगा दी, मैं किसी की दुकान में नौकर था, थोड़े पैसे जोड़े, एक प्लॉट खरीदा, उस वक्त सस्ता मिल रहा था यहाँ सैनिक कॉलोनी एक्सटेंशन में, जिसको विलेज चौहादी कहते हैं, लेकिन बेसिकली सैनिक कॉलोनी एक्सटेंशन है। मैंने जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदा, ये सोचा कि मेरे जीने मरने का सहारा होगा, मेरे बच्चे कहीं शादी की वक्त आएगा मैं बेचूंगा। ये क्या हो गया जी? मैंने कहा जी ये तो स्टे हुआ है। फिर हम जब जेनेसिस में गए प्रॉब्लम की कि क्या प्रॉब्लम है, बिकने क्यों नहीं देते, सेल डीड क्यों नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जमीन जीरो हो गई। तो पता चला जी किसी ने रिट फाइल की हुई है PIL, बलबीर सिंह, उसका PIL नंबर 19/2014 की थी, अभी भी मुझे नंबर याद है। तो फिर हमने कहा जी आपके पास कोई और चारा नहीं है बनिस्बत इसके कि आप इसमें एंटर करें, PIL के अंदर इंटरवीन करें, आप अपना पक्ष भी रखें। हमने इंटरवीन किया, हमने पक्ष रखा, क्योंकि कोर्ट का तब तक व्यू ये था कि नहीं
कुछ काम नहीं होगा, ये फ्रॉड हो रहा है, ये वाटर बॉडीज को इन्होंने किया, मतलब एक पक्ष दिया गया था उनको। हमने ये पक्ष रखा कि सर आप 2ZZC की डेफिनेशन पढ़िए, खड्ड वगैरह तो आपने पढ़ लिया, आगे पढ़िए, लास्ट लाइन लिखी है वेयर द वाटर फ्लोज पेरिनियली और सीजनली। मैंने कहा ये लैंडमार्क जो डिस्टिंग्विशमेंट है ये कीजिए पहले, कि खड्ड वो नहीं है जो सूखा खड्ड है पिछले 40 साल से, आपने लिख दिया गैर मुमकिन खड्ड। अब गैर मुमकिन खड्ड में यहाँ कोठियां बन गई, यहाँ छन्नी हिम्मत बन गया, यहाँ बीरपुर बन गया, तो कोई गैर मुमकिन खड्ड का मतलब थोड़ा ना। वह डेफिनेशन में लिखा है वेयर द वाटर फ्लोज सीजनली और पेरिनियली, फिर इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के मतलब बताया, सीजनल मतलब मौसम के अनुसार, और पेरिनियली मतलब एटलीस्ट साल में 2 बार। एनी हाउ, जब हमारी टाइम टू टाइम आपको पता है अदालतों में वक्त लगता है, फैसला करते करते जैसे आपको 2016 वाटर रिसोर्सेज एक्ट में जब बहस हुई, तो हमने कहा जी वाटर के पर्टेनिंग तो वाटर पॉलिसी बननी है। अभी वाटर पॉलिसी पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, ये कौन होता है पहले बोलने वाला शख्स, पिटिशनर के ऊपर हमने इल्जाम लगाया कि आकर बोलो जी सारी जितनी गैर मुमकिन खड्ड लैंड है वो स्टेट लैंड है। यानी कि अगर मेरी ये घर में मैं बैठा हूं, ये कहीं पुराने 40 या 50 साल पहले गैर मुमकिन खड्ड लिखा है तो ये सरकार की हो गई, जैसे रोशनी के केस में आपने हुआ। लेकिन अफसोस ये होता है कि लोग अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ते, और सरकार जो है वो आप समझ लीजिए वो डमी होती है, ना डिफेंड करते हैं, ना उनको पड़ी है कुछ, उनको बड़ा दर्द पड़ा, वो कोर्ट इधर जाएगी तो इधर चल पड़ेंगे, उधर जाएगी तो उधर चल पड़ेंगे। एनी हाउ, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि वो मुकदमा हमारे हक में हुआ। बेसिकली वो डिसमिस हो गई PIL, लेकिन उसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा आप 2016 में, कि वो उस वक्त खंडपीठ था ऑनरेबल जस्टिस ताशिर अफसान साहब का, उन्होंने कहा आप जो प्रिजाइड कर रहे थे, 2 जजेस का खंडपीठ होता है, उन्होंने कहा आप लोग जो है स्टेटस को रखोगे जब तक वाटर पॉलिसी बनती, ठीक है जी, और वाटर पॉलिसी बनाने के लिए 3 महीने दे दी। हम बड़े खुश हुए कि चलिए वो जो सिर के ऊपर तलवार थी कि हमारी जगह सरकार की हो गई, वो तो कोर्ट ने नहीं फाइंडिंग दी, अब जगह सरकार तो नहीं हो सकती, कोर्ट ने यही कहा पेरिनियली सीजनली, और उल्टा उस पर भी स्ट्रिक्चर पास किया, पर जो भी यानी हो जजमेंट 2016 में पास हो गई। अब जी लड़ाई नंबर 2 लगी हमारी, क्या वो 3 महीने के 6 हो गए, 6 के 1 साल हो गया, वाटर पॉलिसी नहीं बन रही, और जब तक वाटर पॉलिसी नहीं बन रही स्टेटस को रहेगा, जब तक स्टेटस को रहेगा मेरा क्लाइंट जगह नहीं बेच सकेगा, या जैसे आप बताएंगे और आपके घर वाले हो, किसी और के घर वाले हो, वो जगह नहीं बिक सकती। तो हम ये जैसे अदालतों में होता है, एक और लड़ाई शुरू हो गई। अब हमने कंटेम्प्ट फाइल की अगेंस्ट द इरिगेशन फ्लड कंट्रोल चीफ सेक्रेटरी, जो भी ऑफिसर है कमिश्नर सेक्रेटरीज के खिलाफ, कि भाई साहब आपको हिदायत थी हाईकोर्ट की कि आपने 3 महीने में वाटर पॉलिसी बनानी है, ये क्यों नहीं बनी आज तक वाटर पॉलिसी। कोर्ट ने उनको नोटिस इशू किया, इवन जी चल रहा है जी, हम सलाह के लिए भेज रहे हैं जी, हमने वाटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल वाटर कमीशन है वहां भेजा जी, हमने यहाँ भेजा जी, हमने लॉ डिपार्टमेंट, जैसे सरकार में होते हैं ये रेड टेपिज्म और चूम चढ़के। यानी हो चलते 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 कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी पास किए। एक टाइम पे तो कोर्ट ने ये भी कहा कमिश्नर सेक्रेटरी विल अपीयर इन पर्सन। हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी रिजस्टेड, मतलब आई शुडंट यूज दिस वर्ड्स, बट ये अदालत के ऑर्डर्स को मानने में बड़ा देर लगा देते हैं, और उस देर से ये नहीं पता कि जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है इंसान की। एनी हाउ, मेरे क्लाइंट ने भी ठान लिया था कि मरने से पहले इंसाफ तो लेके जाऊंगा, और मैं भी उसके साथ दीवाना हुआ था कि केस में पीछे पड़ जाऊंगा, देखी जाएगी। हमने इवेंचुअली जी वाटर पॉलिसी जिसका नंबर SRO 456 लगा, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, वो पब्लिश करवा दी, वो आ गई, कोर्ट में पेश हुई। अब वो वाटर पॉलिसी जब कोर्ट में पेश हुई तो वाटर पॉलिसी क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि वाटर पॉलिसी क्या हुई थी और क्या कहा वाटर पॉलिसी ने, और उसके बाद गवर्नमेंट किस तरह चल पड़ी। क्योंकि अभी भी आज की डेट में मैं आपको ये बताऊं कि जो कल गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये ऑर्डर पास किया, उसका आखिरी पैराग्राफ यही कहा गया कि लिटिगेशंस को खत्म करने के लिए और लोगों को रिस्पाइट देने के लिए। तो मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा एप्रिसिएशन करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उनके जो भी एडवाइजर्स हैं टाइम टू टाइम, जो जिन्होंने कानूनी सलाह दी है, अगर एडवोकेट जनरल साहब ने दी है, एडवोकेट जनरल साहब का एडवाइजर्स ने दी है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट, जिसने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट एडवाइस दिया। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रेस नोट इशू हुआ, बट मेरे ख्याल से हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ। जो मैंने अभी आपको जितने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वही आर्ग्यूमेंट्स आए हैं। अब वाटर पॉलिसी जब आती है भाई साहब तो 456 उसको नंबर लगता है, ये देख सकते हैं आप, 25 अक्टूबर 2017 को, यानी कि 1 साल लग गया, 2016 में फैसला हुआ। अब 456 में PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या कहता है, ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 द गवर्नमेंट हेयर बाय अडॉप्ट्स द स्टेट वाटर पॉलिसी एंड प्लान एनेक्स्ड एज एनेक्स्चर ए। अब मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि गैर मुमकिन खड्ड के बारे में इन्होंने क्या कहा, क्योंकि सारी झगड़ा तो गैर मुमकिन खड्ड का था। वाटर पॉलिसी बाकी पानी कैसे आएगा, नदियों में कैसे जाएगा, गंद क्यों नहीं डालना, वो डालना है कि नहीं डालना, वो सारा तो लॉ प्रोवाइडेड था। इसमें पैराग्राफ नंबर 4 में
इन्होंने डिफाइन कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि क्योंकि खड जो है वो पेरिनियली और सीजनली वहां वाटर फ्लो होना चाहिए। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन से खड में पानी फ्लो करता है और कौन से में नहीं करता, ये आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये देखिए ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, एक तो इन्होंने कह दिया कि जम्मू के सारे एरियाज कंडी हैं, मोस्टली एरियाज कंडी हैं, जो मैंने आपको समझाया कि पहाड़ी इलाके हैं। और कंडी एरियाज में वाटर सप्लाई की स्कीम्स के बारे में बात करते करते उन्होंने फाइनली ये कहा कि जब आप, ये आप देख सकते हैं कि जब अब आप क्या करेंगे, अब आप डीएलिनेट करेंगे। डीएलिनेट का मतलब है अब आप दिमाग करेंगे, निशानदेही करेंगे कि इस जगह में पानी नहीं आता है, इस जगह में पानी आता है। और वो निशानदेही का पूरा उन्होंने एक रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे निशानदेही करेंगे, ये अफसर निशानदेही करेंगे ताकि ये झगड़ा फॉर ऑल टाइम्स टू कम खत्म हो जाए। ये देखिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डेफिनेशन ऑफ वाटर सोर्स इज वाइड इनफ, जो भी मैंने आपको कहा, which leads to confusion in order to avoid disputes and which results in litigation on ground। यही अब मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा प्रेस नोट की जो निकली है एलजी साहब की, सेम चीज लिखी गई है। On ground it is imperative to properly demarcate oblique delineate the water source and course। This will ensure that खड्स are segregated from खड्स which do not form water course। तो जिस खड में पानी नहीं आता उस खड को, ड्राई खड को जिसको हम कहते हैं, और वाटर फ्लोइंग खड को अलग कर दिया जाए। The Irrigation and Flood Control Department and Revenue Department will take effective steps for delineation, demarcation of water sources, water courses. It shall be notified district-wise separately for removal of encroachments, if any, on such water courses, water sources after proper identification. The Divisional Commissioner and Deputy Commissioners at relevant levels shall be adjudicating officers for implementation of the policy at cutting-edge level in letter and spirit with involvement of urban local bodies, municipal corporations, water user associations। तो ये था खड के बारे में। हम बड़े खुश हुए कि चलो जी अब तो डीलिनेशन होगी। हुआ क्या, अब जैसे मेरे क्लाइंट ने जगह बेचनी थी, उस समय मेरे ख्याल से डीसी साहब सुषमा चौहान मैडम थी या कौन थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया कि मैंने एक एप्लीकेशन देनी है डीसी को कि जनाब आप मैं एटलीस्ट मुझे जल्दी है, मुझे कोई बीमारी है, मेरे कोई बच्चे की शादी है, बाकियों को छोड़ो, आप तो एक्सरसाइज करोगे साल, आप मेरी जो है एप्लीकेशन लीजिए, मेरी टीम भेजिए। तो जैसे मेरे क्लाइंट ने एप्लीकेशन दी, उसकी जगह पे टीम आ गई। एक एडब्ल्यू साहब आए इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, एक शायद नैब तहसीलदार आए, तहसीलदार साहब आए, तो रेवेन्यू और जैसे इसमें लिखा हुआ है एक टीम आई, डीएलिनेट किया गया, वहां फाइंड आउट किया गया कि पिछले एटलीस्ट 10 20 30 साल से पानी नहीं आया वहां पर, क्योंकि 2014 में फ्लड्स आए थे। तो आप को रिलेट कीजिए, उन्होंने कहा कितनी देर से यहाँ पानी नहीं आया, वाटर कोर्स है ही नहीं, ऐसी रेवेन्यू में रॉन्गली एंटर्ड है। लॉ ये कहता है कि रेवेन्यू में सेटलमेंट ऑपरेशंस टाइम टू टाइम होने चाहिए, एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है, उतने टाइम में होने चाहिए। इन्होंने कई कई साल से 40 साल से सेटलमेंट ऑपरेशन नहीं किए। जिस जगह को आज की डेट में आबाद वो लिखा हुआ है गैर मुमकिन खड, वहां हो सकता है कॉलोनी बन गई हो, सैनिक कॉलोनी या ग्रेटर कैलाश, जिसका खामियाजा जो है वो आम व्यक्ति को यहाँ पर, मैं यही कह रहा हूं, आम व्यक्ति को खामियाजा नहीं, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। कई लोगों, आपने जैसे बैंक लोन का जिक्र किया, कई लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर्टियां बना ली हैं, बैंक लोन दिए, वो फंस गए। अब आप सिर्फ ये मत समझिए जनता फंसी, बैंक भी फंस गया। अब बैंक ने अगर आज की डेट में प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी टेक ओवर करनी, कैसे करेगा? अब तो ना सेल हो सकती है, ना फर्द हो सकता है, ना मॉर्गेज डीड हो सकती है, ना वो कुछ हो सकता है। तो स्टेटस को का मतलब था हर चीज फंस गई, बैंकों का पैसा भी फंस गया था। हमसे कहीं बैंक के लॉयर्स भी बात करते थे, यार ये तो हमारी लैंड भी फंस गई, क्योंकि लोगों ने कहीं कहीं 100 कनाल जगह खट की जो बंद तालाब में थी वो मॉर्गेज की हुई थी। तो अब आप वो कहां जाएगा? तो आप ये मत समझिए, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक फाइबर जो जम्मू कश्मीर का था, कश्मीर का तो मुझे पता नहीं वहां, क्योंकि जेलम के किनारे वहां खड हो नहीं सकते, वो प्लेन्स एरिया, लेकिन जम्मू का इकोनॉमिक फाइबर बहुत इफेक्ट हुआ इससे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। यानी कि अगर देखा जाता अभी भी अगर ये चीज़ें नहीं आती तो इससे सफ़र करने वाले जो थी वो पॉश कॉलोनियाँ थी। जैसे अगर सैनिक कॉलोनी की बात करें, आपने छन्नी की भी बात की, अगर वहाँ पुराने, अगर हम देख लें जो पुराना शहर है जम्मू का, वहाँ की बात की जाए, रूपनगर की बात की जाए, अभी मेरे भी क्योंकि कोई नोन है उनकी मुट्ठी में जगह है, जो कॉलोनी थी बन गई, लेकिन एक जगह है जिन्होंने अभी अपनी रजिस्ट्री करवानी थी, लोन लेना था, उनको नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो गैर जरूरी खड में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए त्रिकुटा नगर पूरा बन गया हो, त्रिकुटा नगर में एक एक्सटेंशन एरिया, वहां को चोई है, पुरानी चोई रही होगी कहीं अपने जमाने में, कहीं 20 साल 30 साल पहले कोई, तो वहां आगे पीछे जगह का अंतराज है गैर मुमकिन चोई। अब इस कानून की वजह से वो गैर मुमकिन चोई के आगे पीछे सारी कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन अब वो आगे बेचना चाहता है तो उसको फर्द नहीं मिलता, ना बैंक लोन मिल रहा है, ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना फर्द हो रहा है। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया, ना सेल हो रही है। अब देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं, ऐसा नहीं है कि जब आप सीधा कानून रास्ता नहीं देता तो उल्टा नहीं बनता, उल्टा भी पैदा हो जाता है, लेकिन उस उल्टे से नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। सेल डीड नहीं हो रही, आपके स्टैंप ड्यूटी नहीं लग रही,
आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मिल रही, बैंक लोन्स नहीं हो रहे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन नहीं हो रही, करप्शन ब्रीड हो रही है क्योंकि लोग 2 नंबर में बनाना चाह रहे हैं। अब क्या है, अब सपोजिंगली वो गैर मुमकिन चोरी है, देखने में तो पूरी कॉलोनी बनी हुई, दुकानें बनी हुई है वहां पर, मैं आपको जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप रेवेन्यू किसी अफसर से बात करेंगे वो कहेगा अरे यार यहाँ तो सारा कुछ बना हुआ है। अब वो गैर मुमकिन चोरी के साथ मेरे पास अगर जगह है या दुकान है, मैंने कुछ बनाना है या सेल करनी है, मैं आपको बोलूंगा भाई साहब आपने लेनी है जगह, आप कहोगे सर आप सेल डीड तो हो नहीं सकती क्योंकि इसका ना कोई डॉक्यूमेंट बनेगा ना कुछ है, मैं आप एग्रीमेंट सेल पे ले लो, आप अटॉर्नी पे ले लो, मैंने बेच दिया आपको, आपने कब्जा ले लिया, मैंने ले लिया, क्या नुकसान हुआ मुझे? मेरी अगर वो रेट उस गाड़ी उस जगह का रेट 1 करोड़ रुपया है क्योंकि त्रिकुटा नगर है, तो मैंने आपको शायद 50 में बेची, आपने 50 में खरीदी, लेकिन ना आपने स्टैंप ड्यूटी पे की, ना मैंने पे की, ना रजिस्ट्रेशन फी किसी ने पे की, लेकिन लैंड तो जा रही है ना, बार्टर सिस्टम में जा रही है या पैसों पे जा रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या कमाया इसमें से? अपनी सिर्फ इनएक्शन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट टाइमली इस पे एक्ट अपॉन नहीं कर सकी। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये तो थोड़ा सा मैं चलते चलते आया वाटर पॉलिसी के साथ, वाटर पॉलिसी में हम बड़े खुश हुए, लेकिन देखते देखते क्या हुआ जी कि अभी वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी क्योंकि डीएलिनेशन और डिमार्केशन होनी थी, किसी डीसी ने अपना रास्ता अडॉप्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको जम्मू डीसी का बताया, लोगों ने वेलकम किया, लोगों के काम भी निकले। अचानक चलते चलते क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही थी अभी डीएलिनेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर 145 निकला। अब वो भी देखिए समझिए, वो रेवेन्यू ने निकाला। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि वाटर पॉलिसी बनाई किसने? इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने। गैर मुमकिन खड्ड डिफाइन कर रहा है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल क्योंकि वाटर सोर्सेज एक्ट में हो रहा है। गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला 145, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निकाला। ये वो जजमेंट है, अगर आप देखना चाहें, जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ये टाइम टू टाइम जो जस्टिस ताशिर अफतान ऑथर हैं इसकी, ये मैं आपको कोर्ट की फाइल से सारे प्रोसीडिंग्स पढ़ा रहा हूं कि जो अदालत में अभी चल रहा था मुकदमा लास्ट। ये है जी वो 145 रेवेन्यू। इसका क्या जिक्र है? WPPIL 19/2014 बलबीर सिंह, जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस पे गवर्नमेंट ने 145 रेवेन्यू 2016 निकाला। वाटर पॉलिसी बनी 2017 में, SRO निकला। तब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या ऑर्डर पास कर दिया, उन्होंने ये कोर्ट के ऑर्डर को रिप्रोड्यूस किया, खड के बारे में ऐसे होगा वैसे होगा। फिर उन्होंने आगे डिफाइन किया, इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द सेड एक्ट, 2 high-level committees under the chairmanship of respective deputy commissioners have already been constituted by government order number so and so, number so and so. It has further been observed that on most of the lands recorded as Gair Mumkin Khad, Gair Mumkin Darya, Gair Mumkin Nala in revenue records which are privately owned, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, privately owned by the landowner, the large number of public habitations and important public utilities exist, जहां स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, मतलब इवन की मैं बता रहा हूँ सैनिक कॉलोनी का सारा वहां पर मार्केट जो है वो गैर मुमकिन खड पे ही बनी होगी शायद। Where it has been observed that all Gair Mumkin Khad, Gair Mumkin Darya, Gair Mumkin Nala, etc. recorded as in the revenue record do not form part of any water course, channel or natural drainage system. ये खुद मानती है गवर्नमेंट, and have been wrongly recorded as such in the revenue record during the previous settlement operations. फिर यही ये चलते चलते फाइनली उन्होंने क्या कहा, now therefore sanction is accorded to the constitution of another committee. अब ये पहले एक कमेटी है, अब ये कहते हैं हम एक और कमेटी बना रहे हैं जिसको हेड कर रहा है चेयरमैन चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ACR, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जम्मू सांबा, असिस्टेंट कमिश्नर जो तहसीलदार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जम्मू, एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर जिसको वो करेंगे। अब रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए, क्या करना था, खसरा एरिया वाइज सर्वे करनी थी, रिकॉर्डेड एज गैर मुमकिन खाड़, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला, ठीक है। टू डीएलियनेट द लैंड फ्रॉम सिमिलर टाइप ऑफ लैंड विच डू नॉट एक्चुअली फॉर्म पार्ट ऑफ, मतलब यानी कि जो एक्चुअली है ही नहीं पानी जहां से बहता, उसको डीएलियनेट करो फ्रॉम द वेट खड एंड ड्राई खड, ठीक है। एनुअल ड्रेनेज सिस्टम बट हैव बीन रिकॉर्डेड टू रिकमेंड स्पेल आउट डिजायरेबल विड्थ, क्या विड्थ क्या रहेगी नाले की या दरिया की, कि क्या होगा, टू रिकमेंड खसरा वाइज एरिया वाइज लैंड रिकॉर्डेड एज गैर मुमकिन खड। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ गई। उसके बाद रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, हमने अपने रिकॉर्ड कैसे रेक्टिफाई करने, तो ये आप देख सकते हैं 20/10/2016 में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया, एक कमेटी आई। अब जरा आप समझिए गौर से, 2016 में जजमेंट आती है, 2016 में ये वाला ऑर्डर पास हो जाता है, 2017 में वाटर पॉलिसी बन जाती है जो फिर यही कहती है डीएलिनेट करो ड्राई खड और वेट खड को। कुछ नहीं हुआ, 18 निकला, 19 निकला, 20 निकला, 21 निकला, आज 22 में क्या हो रहा है, हमें किस चीज की अब खुशी हो रही है, आज 22 में वही चीज फिर से आ रही है। अब आप देखिए कल प्रेस नोट जो निकला उसका लास्ट लाइन क्या बोलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑल्सो अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब एसी ने क्या किया, 3 टायर कमेटी टू ओवरसी द एक्सरसाइज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल
एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। यूनियन टेरिटरी लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब देखेंगे, डिवीजन लेवल पे डिविजनल कमिश्नर साहब देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल साहब देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब देखेंगे। और क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज विल बी मैंडेटेड टू कंडक्ट खसरा वाइज सर्वे ऑफ लैंड रिकॉर्डेड एज गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नालाज एंड प्रिपेयर मैप्स अकॉर्डिंगली। फिर वो जीपीएस से मैप बनाएंगे। डीएलिनेट लैंड्स व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी वाटर टू एस्टैब्लिश बेसलाइन फॉर कंडक्टिंग द डीएलिनेशन एक्सरसाइज एज पर द स्टेटस ऑफ द लैंड इन 2010। 2010 क्यों? क्योंकि वो एक्ट 2010 का है। vis-a-vis status of the land with respect to the previous settlement of record, misal hakikat etc. and recommend and take remedial action in illegal encroachment constructions। और फिर जो जिन लोगों ने एनक्रोच किया है, जिन्होंने, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। फिर गैर मुमकिन खड्ड नाला। फाइनली क्या है, दिस डिसीजन विल गिव अ मेजर रिलीफ टू द पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द एरोनियस मिसलीडिंग एंट्रीज ऑफ सच वाटर बॉडीज इन their revenue records। This will put an end to the litigation pending in various courts, besides owners of such land to transact and carry various economic, non-economic activities allowed as per the land use under the master plans of the development local areas। अब आपको ये भाषा और जो मैंने अभी 2 ऑर्डर पढ़े वो भाषा ऑलमोस्ट सेम नहीं लगती। डीएलिनेशन करनी है जी, ये तो 2016 से हम शुरू हुए थे सुनना। डिमार्केशन करनी है 16 वाले ने कोई कमेटी बताई, 17 वाले ने कोई कमेटी बनाई, आज 2022 में एसी ने कोई कमेटी बनाई। काम क्या है, डीएलिनेशन, डिमार्केशन। ये मैं जानना चाहता हूँ, 16 से 22 तक का 6 साल का पीरियड ये हो गया। हाँ जी। अभी इन्होंने 3 महीने का पीरियड कहा है कि 3 महीने में किया जाए। क्या ये फिर से लटक तो नहीं जाएगा कहीं? आपको ये देखिए, मैं आपको और जनता को इस पर जज बना देता हूँ। मैं जनता का वकील हूं। 2016 में खंडपीठ, डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने कहा 3 महीने में पॉलिसी बनाओ, बनी। अच्छा, तब भी यही कहा। डीएलिनेशन के लिए जो अभी मैंने 2016 का ऑर्डर पढ़ा, इसमें भी एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया, इतने टाइम के अंदर आप डीएलिनेट करोगे। हुआ 2000 खत्मेबाजी, ये कब तक चलेगी? शायद उनका एडिशनल कमिश्नर है सेंट्रल, रिशपाल सिंह लिखा है नाम उनका, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब से 28/7/2020 को गैर मुमकिन खड्ड के बारे में लीगल ओपिनियन दी। फिर लीगल ओपिनियन को रिकोट किया उन्होंने। मजेदार बात है, लीगल ओपिनियन में सारे का सारा जो जिक्र है कानून का, वो है बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट। ये बड़े गौर से समझिएगा, हम डील कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज एक्ट के साथ। बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट की सेक्शन 3 बड़े क्लियर कर देती है कि ये कुछ जगहों को एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी कि गांवों में ही एप्लीकेबल था, वो शहरों में, नोटिफाइड एरिया कमेटी में, म्युनिसिपल कमेटी में, डेवलपमेंट एरियाज में, जहां जेडीए की पावर है, जहां म्युनिसिपैलिटी की पावर है, वहां एप्लीकेबल ही नहीं था। इन्होंने उधर से बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट बोरो किया, ये कह के कि अनकल्चरेबल लैंड पे काम नहीं होगा, और ये एक ओपिनियन दे दी, राइटली रॉन्गली, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में रवा है, आप कोर्ट देखेगी। फिर इन्होंने आगे कहा, नोवेयर इन दी SRO 456, जो मैं वाटर पॉलिसी की बात कर रहा हूं, has mentioned the alienation of conversion as water source is permissible। अब ये कहते हैं कि PHE ने जो वाटर पॉलिसी लाई उसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया खड्ड के बारे में, जबकि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि डीएलिनेशन के बारे में उन्होंने प्रॉपरली जिक्र किया उस पैराग्राफ में। गॉड नोस क्या बीता, इन्होंने क्या माइंड अप्लाई किया, कितना नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जी वाटर कोर्स, वाटर सोर्सेज को इमीडिएटली रिमूव करो जहां जहां गैर मुमकिन खड्ड है, पटवारियों के खिलाफ एक्शन लो जो इसमें फर्द इशू कर रहे हैं, और आगे डायरेक्शन दो कि ना कोई फर्द इशू होगा, ना कोई सेल डीड होगी, रजिस्ट्रार्स को डायरेक्शन दे दो। तो ये आया एक, जिसे कहते हैं तुगलकी फरमान, जिसने वाटर पॉलिसी 2016 का वो जो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्डर 145 पढ़ाया, जो डिवीजन बेंच की जजमेंट बनाई, उस सब के ऊपर, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था, एक चिट्ठी है जो सब के ऊपर आके भारी पड़ गई। इसको हम अंग्रेजी में अपनी कानूनी भाषा में कहते हैं आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब होता क्या है जी, अब मरता क्या ना करता, जो लोग परेशान हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी J&K में फंडामेंटल राइट थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी एप्लीकेबल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। अब अदरवाइज भी अपनी जायदाद के अलावा और क्या इंसान अपने बच्चों को देके जाता है। तो फिर लोगों ने एक सेकंड जिहाद शुरू की, मुकदमेबाजी की, और फिर 2 किस्म की रिट्स आई हाई कोर्ट में। एक मेरे चैम्बर से फाइल हुई, मेरे पिताजी ने फाइल की, क्योंकि तब मैं सरकारी वकील था, अब मैं उसको लड़ूंगा। उसका नाम था रविंदर कुमार गुप्ता एंड रजत जंडियाल वर्सेस यूनियन टेरिटरी। और दूसरी फाइल की उपकार सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी, थ्रू हमारे दिल्ली के एक बड़े काबिल वकील हैं श्री सकल भूषण, उनके जरिए फाइल हुई। दोनों ये पिटीशन अब साथ साथ में लग रही हैं। इस दौरान क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है वो जब फाइंड आउट करता है, ये देखेंगे अगर आप ऑर्डर उत्तम सिंह में, तो हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस सिंधु शर्मा मैडम का ऑर्डर है
जहां पर उन्होंने गैर मुमकिन नाला, खड्ड, तालाब, स्प्रिंग्स के फर्क के बारे में डिस्कस किया, वही जो मैंने आपको एफसीआर की चिट्ठी पढ़ाई उनके ऑफिस की। और उन्होंने यहां कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट इशू है, सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं आ रहा है, लिहाजा उन्होंने डायरेक्शन दी एडवोकेट जनरल इस केस को में असिस्ट करेगा। एडवोकेट जनरल यूजुअली बड़े बड़े केसेस में, पॉलिसी मैटर, लॉ वाले केसेस में असिस्ट करता है, वरना उनके बाद एक बहुत बड़ी टीम होती है, एडिशनल, सीनियर एडिशनल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, वो लोग असिस्ट करते हैं। लेकिन कोर्ट का ये कहना कि एडवोकेट जनरल असिस्ट करेगा, इसीलिए इशू काफी ऊंचे लेवल पे चला गया। और यही जब एडवोकेट जनरल साहब के पास मीटिंग हुई होगी, जो मेरा अंदाजा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी फाइंड आउट किया होगा कि ये सारा ये गलत हुआ है। आप कैसे गवर्नमेंट ऑर्डर और जजमेंट के ऊपर एक चिट्ठी निकाल देगा एडिशनल कमिश्नर अनमाइंडफुली, उसको पता ही कुछ नहीं है फैक्ट का, और बिग लैंडेड रिस्पॉन्स। अब मजे की बात देखिए मतलब मैं तो ये समझता हूं कि क्या बनेगा हमारे निजाम का। 22/10 की ये चिट्ठी है, 22/10 की चिट्ठी है, ठीक है जी। इनको ये नहीं पता था कि 26 अक्टूबर को, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो चुकी थी, हमारे लैंड लॉज का नया कानून आ जाएगा, पूरा रिफॉर्म हो जाएगा, जिसमें बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट अबॉलिश हो गया। बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन तो वैसे सेक्शन 3 में हमें लगता ही नहीं था, लेकिन वो 26 अक्टूबर को खत्म हो गया। यानी कि इन्होंने अपना माइंड अप्लाई किए बिना, गवर्नमेंट से पूछे बिना, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इस कार्रवाई में होगी नए कानून बनाने की, जिसमें अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट आया, जिसमें अमेंडमेंट्स हुई, जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में, लैंड ग्रांट्स एक्ट में, डेवलपमेंट एक्ट आया, जिसमें आपने वो पढ़ा एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा कौन नहीं होगा, बड़ा शायद रोहित कंसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आज के बाद ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इनको पूछो 22/10 को आपने चिट्ठी निकाली, आपको ये नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट क्या करने वाली है। 26/10 को वही कानून जिस पर आपने बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट पे सारी कहानी लिखी, वो खत्म हो गया, यानी कि बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे। इसीलिए तो मैंने कहा अनमाइंडफुल आर्बिट्ररी एक्ट, जिसका राग अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। अब मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब हो चुकी है ना, ये आपने पूरी ब्रीफली बता दिया है। हो सकता है आम व्यक्ति को कुछ चीजें समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि लॉज ऐसे होते हैं, चीजें जो कानून में होती हैं वो समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी सर ने समझाने की कोशिश की है। अब मैं ये समझना चाहूंगा, अब ये जो कल का आ गया है, जिस पर अब सारी बातचीत मेन आनी चाहिए, आपने पूरा ब्रीफली बता दिया कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। अब कल का ये आ चुका है, इससे क्या होने वाली है चेंजेस, लोगों को कहां से जो है रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, एक चीज तो ये है कि गवर्नमेंट के पास जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास कोई फाइल जाती है, इसका मतलब वो हाईएस्ट लेवल तक गई, इसके ऊपर अब कोई लेवल नहीं होता। इसके ऊपर तो फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी, इसके बीच में कुछ नहीं। अब ना ये एफसीआर की चिट्ठी वहां काम करेगी, ना वाटर पॉलिसी काम करेगी, ना वो 145 नंबर ऑर्डर काम करेगा। अब ये काम करेगा जो अब एसी ने निकाला। अब एसी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये जो 3 टायर कमेटी बनी है, 3 महीने का वक्त बनाया, और वो ये सिर्फ 3 जिलों के लिए, आप समझ लीजिए, जो एसी ने इशू किया, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये पूरी स्टेट के लिए नहीं। तभी मैं आपको कह रहा था कि कश्मीर में, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा वक्त लगना चाहिए। जैसे अब मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, शायद एलजी साहब तक अगर आप पहुंचाएंगे मेरी आवाज को, तो ये हमारा दर्द उनको समझ आएगा कि ये कितने सालों से 3-3 महीने की हमें तारीख मिल रही थी। वो दामिनी फिल्म का है ना डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब भी हमें तारीखें ना दें, ऑन ग्राउंड काम करें। बाकी ये जो एलजी साहब का प्रेस नोट है, मैंने आपको बोला ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं उस सारी टीम को, उन सारे सलाहकारों को जिन्होंने राइट पर्सपेक्टिव में इसको समझा है कि मकसद हम पहले दिन से शुरू से कह रहे थे, जहां पानी नहीं आता उसकी भी गर्दन आप काट दोगे, ये क्या क्या ये खट है। जैसे कि अब मेरी समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मेरी ज़मीन है कहीं पर, वो जब मैं जाता हूँ, अब म्यूनसिपल एरिया में आता है तो मैं वहाँ जाता हूँ नक्शा पास करवाने के लिए कहीं पर, तो वो कहते हैं कि आपका नक्शा पास नहीं हो सकता क्योंकि वो गैर मुमकिन खड्ड में आता है, ना मुझे उस पर लोन मिल सकता है। अब अगर इसमें वो सर्वे करते हैं, हाँ, तो वो उसमें नहीं आता है उसमें, तो क्या वो चेंजेस हो जाएंगी, मुझे लोन भी मिल जाएगा, मेरी रजिस्ट्री उस तरीके से क्या हो? मुझे तो बोका और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की समझ नहीं आती कि वो कौन से ऑर्डर से बाउंड थे। ये जो चिट्ठी थी 22/10 की, क्या इससे बाउंड थे? देखिए ना, उन्होंने तो अपने पटवारियों को ऑर्डर किया, आप फर्द नहीं इशू करोगे, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है लैंड। मैं जैसे आप अपना एग्जांपल दे रहे हैं, मैं अपना दे रहा हूं, अगर मेरे दादा परदादा ने कहीं गैर मुमकिन खड्ड लेके रखी है, चाहे वो जेडीए का, आपको पता है ये जो बीरपुर में कॉलोनी बन रही है, ये भी सारी गैर मुमकिन खड्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है। इसी बलबीर सिंह में जवाब फाइल किया था जेडी ने, बिल्कुल जेडीए ने लिख के दिया है। अब आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि जेडीए कॉलोनी बनाएगी तो वहां हम बनाने देंगे गैर मुमकिन खड्ड में, म्युनिसिपैलिटी भी परमिशन देगी फ्लैट्स बनाने के लिए, और अगर रोहित जी बनाएंगे या सीम सानी बनाएगा तो हम नहीं बनाने देंगे? क्या ये आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है?
बिटवीन 1% टू अनदर। तो अब एक तो ये आ गया, दूसरा इनका जेडीए का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुझे समझ नहीं आया कि ये बोका क्यों रिफ्यूज करता है। इनके पास क्या अथॉरिटी थी रिफ्यूज करना, कौन सा लॉ इनको कहता था? अगर आपके पास गैर मुमकिन खड़ के कोई टैबू थोड़ी ना है, कुछ सरकार की जगह, कोई चोरी की जगह थोड़ा है, वहां ड्रग्स थोड़ा बिक रही है। गैर मुमकिन खड़ मीन्स इट इज ऑल्सो अ लैंड, रादर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो वेस्ट लैंड है। मास्टर प्लान, ये तो मास्टर प्लान से बाउंड है ना, इसीलिए एसी ने लिखा मास्टर प्लान। हमने अपनी रिट में भी, अपने जब अदालत में मुकदमा जीता था, मैंने ये जिक्र किया था कि सर मास्टर प्लान आप उस साल का खोल लीजिए। मास्टर प्लान ये कहता है कि नालों को, तवी को, नदियों को आप एक डिमार्केट करेंगे, इतने बाय इतने फीट की रहेगी, उसके बाद फ्लड बेसिन देंगे, इतने बाय इतने का फ्लड बेसिन रहेगा, उसके अलावा जो जगह होगी उसको यूटिलाइज करोगे आप अर्बन यूज में। वर्ड यूज इज अर्बन यूज, चाहे पार्क बनाओ, चाहे गलियां बनाओ, जैसे आपका गुलाब सिंह पार्क बना है नीचे वहां पर, तो आप वहां पे वॉकवेज बनाओ, साइकिलिंग रोड्स बनाओ, जहां जगह सरकार है, जहां प्राइवेट जगह लोगों को काम करने दो। पर ये तभी तो मैं कह रहा हूं ये तुगलकी फरमान है। यहां सिस्टम के लोग जो हैं वो लोगों का कुछ बनाने में बिलीव नहीं करते, उनको लोगों का बिगाड़ने में मजा आता है, सजेस्टिव प्लेजर ड्रॉ करते हैं कि इसको काम नहीं होना चाहिए। चीज वो समझना चाहता हूँ, क्या जो भी कॉलोनीज बन चुकी है या लैंड ऐसी है जहां पर 20-25 साल से कोई फ्लड आया ही नहीं है, कोई पानी वाली चीज देखी ही नहीं गई है, वो क्लियर है अपनी तरफ से, तो क्या वहां पर लोगों को अभी दिक्कत आएगी इसमें? जब क्योंकि अब सर्वे किया जाएगा, जो डिलिनिएट किया जा रहा है या डेमोक्रेट कहा जा रहा है कि ये किया जाएगा, तो क्या उन लोगों को रिलीफ मिलेगा या कहीं ना कहीं कुछ किन को प्रॉब्लम देखने को आएगी? अभी ये देखिए, अब तो वो जो कमेटी बैठेगी, अब इसमें थोड़ा सा एडिशन हुई है, क्योंकि पहले वाला मैंने जो आपको रीजनिंग बताई और नेक्स्ट वाली रीजनिंग लैंग्वेज सेम है। डीएलिनेशन, डिमार्केशन, 3 महीने कमेटी उसकी अलग, उसकी अलग, वो पहले डिविजनल कमिश्नर कहता था, ये भी डिविजनल। सिर्फ इसमें एडिशन हुई कि जीपीएस फॉर्मेट के मुताबिक आप करोगे। अब देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कल हम गूगल मैपिंग करेंगे, जीपीएस मैपिंग करेंगे, वो तो करना है। कल और 10 साल बाद कुछ हो रहेगा तो कहेंगे सैटेलाइट से पूछ लो, फिर आगे का भी पूछ लो, 20 साल में यहाँ फ्लड तो नहीं आने वाला कहीं पे। मेरे से कोर्ट में जब बहस हुई थी तो मुझे किसी ने कहा जी फ्लड आ तो सकता है फिर से। मैंने कहा जी सैनिक कॉलोनी में कभी फ्लड थोड़ा आया, आ तो सकता है, मैं आने को तो फिर तभी भी हम भी डूब सकते हैं, मुबारक मंडी भी डूब सकता है। हाँ, आपको पता है जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था, हिमालयाज वर अंडर वाटर, ठीक है, इसका मतलब हिमालय तक पानी आता था। कभी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, सुनामी आ गई, वाटर फैल गया, पानी आ गया, तो फिर तवी का पुल भी बह जाएगा। इसका ये मतलब होना है कि आने वाले डेंजर में आप आज को हमारी लाइफ बर्बाद कर दो। क्योंकि वो तो इस तरह से भी हो सकता है कि अगर मुंबई की बात की जाए, वो तो बीच के किनारे है, लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। देखना ये है कि ये लोग मिडिल वे अडॉप्ट करते हैं, स्ट्रिक्ट व्यू लेते हैं कि नहीं जी नहीं, लेकिन कुछ भी कहो, वाटर रिसोर्सेज एक्ट ये कहता है रेड विद द मास्टर प्लान, वो ये कहता है, क्योंकि मास्टर प्लान है ना, आपके एक्सपर्ट्स ने क्या बनाया मास्टर प्लान, ऑल ओवर इंडिया क्या चीज चल रही है मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान ये कहता है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने लोन लिए नालों को कवर करने के, वो ये कहता है आप अपने नालों को छतो, दोनों साइड पे कंक्रीट वॉलिंग करो। जैसे आपने देखा होगा कई सारे छन्नी हिम्मत में, ग्रेटर कैलाश में आगे नाले कवर हुए, कालू चौक वाला नाला कवर हुआ। फिर उसके बाद आप नालों को कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा लैंड है उसमें फ्लड बेसिन बनाओगे। वो एक उतना पीरियड डिस्क्राइब होता है, उतना लैंड ना, कि इतना इतना जो आपका फीट है फ्लड बेसिन रहेगा, ये इनके एक्सपर्ट्स ने करना होता। उस फ्लड बेसिन के बाद नेक्स्ट जो लैंड है, अगर वो प्राइवेटली ओन्ड है तो प्राइवेटली लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, अगर वो सरकार की है तो सरकार यूटिलाइज करेगी। बट द वर्ड यूज इज विद इन कोट्स टू बी पुट इन फॉर अर्बन यूज। दैट मीन्स अर्बन यूज का मतलब हम अर्बन लोग यूज कर सकते हैं उसको, गार्डन बनाओ, बाग बनाओ, मकान बनाओ। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि अब वो क्या करेंगे, वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अब वो क्या करेंगे, वो कौन सा व्यू लेते हैं। लेकिन जब वो जीपीएस मैपिंग करेंगे, जब वो फाइंड आउट करेंगे नालों को, अगर आप क्रेटिंग कर दीजिए दोनों साइड से, अगर कंक्रीट नहीं कर सकोगे क्योंकि कंक्रीट में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन क्रेटिंग तो हो रही है नालों की, क्रेटिंग करके आप फ्लड बेसिन छोड़ के रेस्ट ऑफ द एरिया को बना दो। नहीं आपने 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने देनी। यूजुअली तो आपने देखा होगा श्रीनगर में तो फ्लड आ गया था, पूरा डूब गया था जवाहर नगर, राजबाग। फिर क्या किया हमने, लोगों ने चौथी मंजिल पे, ऊंची बिल्डिंग होगी तो फ्लड आएगा, हम ऊपर जा सकेंगे, छोटी बिल्डिंग होगी तो नीचे बैठे बैठे रात को डूब जाएंगे लोग। तो इसीलिए आप कुछ देखिए, ये तो एक्सपर्ट्स का काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन मेरी यही है राय कह लीजिए या अर्ज कह लीजिए, मैं गवर्नमेंट को यही करूंगा कि जो आपने सारा सिस्टम ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, लोग दिक्कतों से गुजर रहे हैं, आगे इकोनॉमिक फाइबर हमारा सफर कर रहा है, लैंड जो डील्स नहीं हो रही, इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट आगे डेवलपमेंट रुकी हुई है। आपने डेवलपमेंट एक्ट लाया, अगर ये क्लियर होता है, ये सही होगी, काफी होगी। देखिए जो लोग ब्लॉक हैं, जैसे आपने किसी दोस्त का एग्जाम्पल दिया, आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, ठीक है, अब म्यूनसिपैलिटी उसमें वो परमिशन देगी कंस्ट्रक्ट करने की, म्यूनसिपैलिटी परमिशन देगी, आप उस परमिशन पे लोन लेंगे, सर्कल घूमेगा, आप इंस्टॉलमेंट देंगे, लोन लोगे, आप मकान बनाना शुरू करोगे, मकान बनाओगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, सीमेंट खरीदोगे, रेत खरीदोगे, ईंट खरीदोगे, पैसा रोटेट होगा। जब आप किसी को कुछ करने नहीं दोगे, स्टेटस को ही एक मतलब
करना ही कुछ नहीं जी, स्टेटस को रहेगा। तो फिर आप उसी 2 मकान में रहोगे, गालियां निकालते रहोगे आपने गवर्नमेंट। पहले कहा कि ये करप्शन कहीं ना कहीं जो होती थी उस पर भी रुकावट हो जाएगी। डेफिनेटली रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा। जब चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी तो आपको जाके परमिशन के लिए, जैसे आप ये ऑनलाइन कर रहे हैं परमिशन, आपको जाके किसी के अडिया गोडे नहीं रगड़ने पड़ेंगे, आपको किसी की पाम्स को ग्रीस नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, मतलब दिस इज आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई होप कि जैसे यूनियन टेरिटरीज में हमने चंडीगढ़ में देखा है, जब ब्यूरोक्रेटिक रूल आते हैं तो बदलाव आता है। अब तो एगमट कैडर है, तो अफसरान यंग अफसर हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मैडम अवनी लवासा है, तो अगर वो उनका व्यू अच्छा रहे, जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर उन्होंने सुना कि कंस्ट्रक्टिव व्यू रखो, पॉजिटिव व्यू रखो, लोगों की भलाई का सोचो। आप लोगों को ब्लॉक करने का सोचते हो, हमने पूरा मुकदमा लड़ा, आपने एक चिट्ठी निकाल के फुस कर दिया उसको। अब जब आप ब्लॉकेट क्रिएट करने की सोचते हो कि यार ये आया नहीं मेरे पास बंदा, इसने कोई 2-4-5 करोड़ रिश्वत नहीं दी, टोटल वर्कआउट करो, खड की अगर टोटल रजिस्ट्रियां होंगी तो कितनी होंगी, 500 करोड़ होगा, तो मुझे 5 करोड़ देने में क्या तकलीफ है, ऐसे सोचा जाता था इस सिस्टम के अंदर। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कई क्लाइंट्स को अपने जानता हूं जो कह रहे हैं जी वो फलाना बंदा 5 करोड़ मांग रहा है, कोई 10 करोड़ मांग रहा है, तो वरना चिट्ठी निकाल देंगे। तो ऐसे ही हुआ, चिट्ठी निकली, ब्लॉक हो गया सब कुछ। और अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑर्डर भी आने वाला है, आपने कहा कि अभी इन्फॉर्मेशन ही आई है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आपने कहा 40-50 साल से उनको कोई चेंजेस ही नहीं आए उनके जो ऑर्डर में, हाँ, है ना। तो क्या ये समय समय पर सरकार को देखना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, उसमें चेंजेस लानी चाहिए ताकि आम यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां जहां इनके लीगल फेलियर्स हैं कि आपकी सेटलमेंट ऑपरेशन नहीं हुई, कुछ एरियाज में हुई, कुछ में नहीं हुई। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बता दिया, जो जगह पहले एग्रीकल्चर लैंड थी आज वहां पूरी कॉलोनी बन गई, लेकिन लिखने में भी एग्रीकल्चर आ रहा है, जबकि पूरी कॉलोनी बसी हुई होगी वहां पर। तो आबादी दे बनना चाहिए। फिर अब इन्होंने आबादी दे रूल्स भी बनाए, उसके लिए कभी हम अगला प्रोग्राम फिर से करेंगे। वो नए रूल्स हैं, 35-40 पेज के रूल्स बना दिए उन्होंने। तो मेरे को ऐसे कहीं से अंदर से फीलिंग आ रही है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। इसीलिए मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में किसी भी आपके पत्रकार भाई को देता हूं, कहीं ना कहीं मैं मुबारक जरूर देता हूं एलजी साहब को, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है कि सिनिसिज्म, जो पीछे हो गया, जो अफसर करते हैं वो भी मैं साथ बेबाकी से बता रहा हूं कि अफसरों ने जहां करप्शन की वजह से किया या जहां नालायकी की वजह से या इनएक्शन की वजह से किया, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को अब जो ऊपर के अफसरान लोग बैठे हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डुल्लू साहब हो गए, कहीं ना कहीं ये लोग कुछ कर रहे हैं, दे मीन बिजनेस। और स्पेशली दी एलजी, अब ये ऑर्डर पास हो गया, अब आई डोंट थिंक अब पीएचई में और रेवेन्यू में कोई झगड़ा होगा, वरना इनके झगड़ा ही आपको मैंने दिखा दिए। एफसीआर कुछ बोलता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ और बोलता है और पीएचई कुछ और बोलता है, जिसकी वजह से सफर कौन कर रहा है, आपके मेरे जैसे लोग। तो यहां पर अब मुझे लगता है जब एलजी साहब ने कॉल ले ली डिमार्केशन की, और अगर 3 महीने में हो जाए, मैं आज मतलब लेट अस पुट गिव अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट कि अगर दे मीन बिजनेस और ये समझते हैं कि हमने एग्जाम्पल सेट करना है, एग्जाम्पलरी तरीके से सेट करना है, तो ये 3 महीने फिर 3 ही रहने चाहिए, तारीख पर तारीख नहीं पड़ी। और अगर ये 3 के 6, 6 के 10 और 10 के 12 हो गए, तो फिर तो वही हाल हुआ जो हम बात कर रहे हैं कि 2016 में शुरू हुए थे, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये कागज पड़ा रहेगा फाइल के अंदर, ऑनलाइन हम पढ़ते रहेंगे, फिर हम मुकदमे में जाएंगे, फिर जज साहब को सुनाएंगे कि सर ये था ऑर्डर, ये था ऑर्डर। पर मैं ये समझता हूं कि इमीडिएटली ये जो 22 तारीख की चिट्ठी थी, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चिट्ठी रहेगी, ये ऐसे लगता है कि नालायकी है गवर्नमेंट में अफसरों की कि एक तरफ एलजी साहब कुछ कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कुछ और कह रहा है कि हाँ जी डीएलिनेट होने चाहिए, और एक तरफ ये भाई साहब हैं जो बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट में बोल रहे हैं, जो खत्म हो गया 26 तारीख को। इनको अभी तक इतना वक्त लग रहा है सोचने में कि वो चिट्ठी सर्वाइव कैसे कर रही है, जो चिट्ठी एक मतलब डिफंक्ट लॉ पर है। अब ये तो ऐसे हुआ कि मैं एक चिट्ठी निकाल देता हूं आपको, किस पे, पुराने सीआरपीसी में, पुराने सीपीसी में या जे के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद खत्म हो चुका, और वो चिट्ठी सर्वाइव कैसे कर रही है। उस चिट्ठी को तो इमीडिएटली विड्रॉ कर लेना चाहिए इन व्यू ऑफ द सेम कि भाई हमारा बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट खत्म हो गया, वी विल लुक फ्रेश इनटू इट। कौन रातों रात, जैसे आपने बोला, कौन परमिशन दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन इस चिट्ठी के होने से मुकदमेबाजी चल रही है। अब वो 3 महीने को हम इंतजार करते रहेंगे, 3 महीने कब, बट लेट अस टेक इट एज अ चैलेंज। हम 3 महीने बाद फिर बैठेंगे, इसी टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे, फिर गवर्नमेंट को पूछेंगे कि भैया ये 3 महीने कब तक चलेंगे। अब तो पब्लिक को पूछना ही पड़ेगा, अदालतें भी पूछ रही हैं, लोग अदालतों में भी जा रहे हैं, पब्लिक को भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल। मैं ये समझता हूं ये जो छोटे छोटे इशूज हैं, जो आपने इशू आज रेज किया, ये बहुत मुबारक के आप पात्र हैं, क्योंकि ये कई लोगों के मुझे टेलीफोन या व्हाट्सएप आते हैं, क्योंकि जब आप गूगल करते हैं गैर मुमकिन खड़, तो मेरे पुराने केसेस आ रहे होते हैं, तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि उसी वकील से सलाह की जाए जिसको पता होगा। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि मैंने आपको थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जनता को आगाह कर दीजिए कि वैसे तो ये मुबारक के पात्र हैं जो इन्होंने कॉल ली। अब लेट्स अज्यूम टू दी वर्स्ट सिनेरियो, जो उस पिटिशनर ने 2014 में कहा था, अगर आज एलजी साहब वो फैसला करते कि जो लोग बैठे हैं गैर मुमकिन खड, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला पे, वो जगह आज के पास हमारी है, जैसे रोशनी में हो गया,
तो फिर क्या होता? आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाग रहे होते, त्राही त्राही होते, म्यूटेशंस खत्म हो गई होती। तो समझ लीजिए, इसीलिए मैं मुबारक दे रहा हूं कि बहुत डैमेज हो सकता था जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वही ऑर्डर पास किया जो हमारा पहले दिन आर्ग्यूमेंट था हाई कोर्ट में कि सर आप वेट और ड्राई को बांट लीजिए, उनको डीएलिनेट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए वेट कहाँ है ड्राई कहाँ है, और फिर हमें बनाने दीजिए। कहीं कहीं 100 कनाल लैंड निकल आएगी जहां पानी नहीं आता, जो खड लैंड होगी, और शायद यूनिवर्सिटियां बनेंगी वहां पर, शायद हॉस्पिटल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, डेवलपमेंट होगी, बैंक लोन देंगे। आपका और मेरा तो छोटे छोटे कई मरलों में होगा, यहाँ लोगों के पास कनालों जमीन है। इन्हीं लोगों को देखकर लोग जो है वो अड़चने डालते थे कि कुछ हमें दे नहीं रहे। अरे भाई, दे नहीं रहे, वो उसकी अपनी मालकियत है, वो अपनी जमीन है, वो आपको क्यों देगा? वो जो मर्जी बनाए वहां पर। लेकिन इकोनॉमिक फाइबर तो वापस हमारा रिवाइव होगा, पैसा आएगा मार्केट के अंदर, लोग खरीदेंगे, खरीद फरोख्त होगी, मार्केट बनेंगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के पाथ पे हम चलेंगे। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे जरूर लग रहा है कि अगेंस्ट दी पॉलिटिकल रजीम भी ठीक होती है अपनी जगह, लेकिन कुछ फैसले जो ये एलजी साहब कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। मतलब आई कंग्रेचुलेट दी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज टीम, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि सर जो 3 महीने हैं 3 महीने ही होने चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इंटरव्यू बेशक लंबा था, लेकिन इंफॉर्मेशन आम व्यक्ति तक जरूर जानी चाहिए कि आखिर क्या था, क्यों लोग फंसे हुए थे और अब क्या होने वाला है। जिस तरह से सर ने भी कहा कि जो अब 3 महीने का वक्त दिया है वो 3 महीने ही रहे। जैसे पहले होता था 3 महीने कह के यहां तक 2022 तक अब हम आ गए हैं। तो अगर फरवरी में ये चीज शुरू होने वाली है तो अप्रैल तक ये खत्म हो जाए, उसके बाद लोगों की जो परेशानियां अभी तक देखने को मिल रही थी वो भी दूर हो जाएं। क्योंकि अगर अभी भी देखा जाए, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, स्कूल्स होंगे, कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं, कॉलोनियां आपके सामने है, हर कोई जानता है कि कौन कौन सी कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर अभी वो स्टेट लैंड बन जाती तो कितनी तबाही हो जाती। हालांकि शुक्रिया सर भी कर रहे हैं, शुक्रिया हम भी करते हैं, शुक्रिया हर कोई कर रहा है एलजी सरकार का कि जो उन्होंने अभी कदम उठाया है, बेहतरीन काम है। अपने टेन्योर में वो जो काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये काम आगे भी चलते रहना चाहिए। 3 महीने का वक्त है तो 3 महीने में वो करके भी दिखाइए और लोगों को राहत दीजिए, ताकि लोग जो अपनी लैंड पर बैठे हुए हैं उनको लगे ये मेरी जमीन है, मैं इसे बेच सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, लोन ले सकता हूं। और वो सारी चीजें जो है सिर्फ आम व्यक्ति की यानी कि पॉकेट में नहीं आएगा, वो सरकार की पॉकेट में भी आएगा, चीजें चलेंगी और इकोनॉमिकली बूस्ट होगा, डेवलपमेंट भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर जो एम्स हॉस्पिटल भी बन रहा है कहीं ना कहीं वो भी कहीं गैर मुमकिन खड में ना हो, अगर चेक कर लिया जाए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें वो हो रही हैं। लेकिन आम व्यक्ति की जो चीज होती है वो ज्यादा बाहर निकल के आती है, क्योंकि आम व्यक्ति है, लॉ नहीं समझता है, एडवोकेट तक जाने की इतनी उसकी हिम्मत नहीं होता है, डरा डरा रहता है, इसलिए वो उसके पास ही रह जाती है। और जो जैसे सर के जैसे लोग होते हैं वो चीज़ें लेकर भी आते हैं और समझाते भी हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एडवोकेट असीम साहनी जी पूरे तरीके से आपको समझा दिया है। 3 महीने का वो 3 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है फिर हम सर आपके सामने आएंगे और कुछ इसी तरीके की तोड़ मरोड़ सही चीज़ें लेकर, क्योंकि तोड़ मरोड़ के जो है वो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाती है, जोड़ेंगे सर जो आपके सामने बाद में भी लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त।